नमस्कार दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मूवीशाला पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम। मेरा इंस्टीट्यूट कोड है SCHI 0048। ठीक है, SCHI 0048। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति। ओशनोग्राफी में दो ऐसे टॉपिक है, कोरल रीफ और टाइड्स, जिसमें इससे संबंधित थ्योरी भी आते हैं। ध्यान रखेंगे इस शब्द को, सुनिएगा ध्यान से इस लाइन को। ओशनोग्राफी में दो ऐसे टॉपिक है, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ तथा टाइड्स यानी ज्वार भाटा, टाइड्स एंड रीफ ज्वार भाटा, जिसमें इनसे संबंधित थ्योरी से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो जब भी इस दोनों टॉपिक को पढ़ें, कोरल रीफ और टाइड्स को, तो उससे संबंधित थ्योरी को भी पढ़ने की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, हो सकता है कि टाइड्स पूछे तो टाइड्स से संबंधित थ्योरी ना भी पूछे, लेकिन पूछ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि पढ़ लेना चाहिए। यूपीएससी में तो रहता ही रहता है, बीपीएससी में प्राय नहीं रहता है, लेकिन रह सकता है, ये ध्यान रखेंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन कोरल रीफ से जो प्रश्न आते हैं उसमें टाइड से प्रश्न रहते, कोरल से जो प्रश्न आते हैं तो थ्योरी से प्रश्न होते ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज में बता दिया, चूंकि यहां किसी प्रकार कोई आप मिस न करें। तो सिंपल आपके सिलेबस जो दिया हुआ है, उस सिलेबस में लिखा हुआ है सिलेबस में सिर्फ शब्द है कोरल रीफ। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति या प्रवाल भित्तिया। अब ये प्रवाल भित्ति के डायमेंशन कई होते हैं। ठीक है, तो पहले उसके हम डायमेंशन को देख लेते हैं, और डायमेंशन को देखने के बाद इस पर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो पहला जो है, क्या बात करेंगे, परिभाषा। परिभाषा देखेंगे, परिभाषा, या इसी को हम लोग परिचय भी के रूप में देख सकते हैं। टॉपिक पर निर्भर करता है कि वो टॉपिक परिभाषा की डिमांड करता है, वो टॉपिक या परिचय की डिमांड करता है, इंट्रोडक्शन की मांग करता है। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं, ये हो गया। थर्ड हमारा जो है परिभाषा, परिचय, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं, ये हो गया। थर्ड हमारा जो है आ जाता है प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियों के प्रकार। चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है प्रवाल विरंजन। जिसको हम लोग बोल देते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग। और फिफ्थ हमारा आ जाता है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ये आपके डायमेंशन हो जाएंगे। इसके बाद हम इसका मूल्यांकन कर लेंगे या आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, जो भी होगा।
ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हैं। अब जो है ज्यादा देर न करते हुए हम लोग आ जाते हैं इसके परिचय पर। किस पे आ जाते हैं? परिचय पर। ठीक है, तो आइए परिचय या परिभाषा में देखते हैं, चूंकि इस डिमांड जो है परिभाषा की नहीं परिचय का डिमांड करता है, तो उसके सॉरी, तो बात करते हैं हम लोग। परिचय, पहली बात कुछ बातों को समझ लेते हैं हम लोग। परवाल भित्ति जो होते हैं ये कोरल पॉलिप, एक समुद्री जीव होता है कोरल पॉलिप। कोरल पॉलिप होते हैं, एक समुद्री जीव होते हैं जिसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे कोरल ब्लीचिंग वाले में। यहाँ पर सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि कोरल ब्लीचिंग, कोरल पॉलिप जो कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल पॉलिप समुद्री जीव मरने के बाद जो उनकी अस्थियां होती हैं उसी के समेकन एवं संयोजन से इनका निर्माण होता है। जब कोरल पॉलिप मर जाते हैं, और कोरल पॉलिप का मुख्य भोजन चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, घुला हुआ चूना होता है जो पानी के साथ घुला होता है, उसको या इनका मुख्य आहार है, इसलिए इनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये कोरल पॉलिप मरते हैं तो मरते हैं स्वाभाविक रूप से उनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तो जो मरने के बाद जो हड्डी होते हैं, जो हड्डी डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद एक जगह जाकर के डिपोजिशन होते हैं, वो उन्हीं डिपोजिशन के परिणाम स्वरूप कोरल रीफ का परवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये जो हड्डियां जब टूटती फूटती हैं और जब जमा होती है तो ये फिर पुनः पानी के साथ घुलती नहीं है, पानी के साथ ये घुलती नहीं है, वहीं डिसइंटीग्रेट करके, ठीक है, डिकम्पोज करके उसी जगह पर जहां पर कोरल पॉलिप मरता है लगातार उस पर एक ही जगह पर निक्षेपित होते जाती हैं और वो कोरल परवाल भित्ति का रूप ले लेता है। तो आइए पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं एक एक चीज को। तो लिखेंगे कोरल परिचय के बारे में। परिचय इसमें हो जाएगा परवाल भित्ति, परिचय में लिखेंगे कि परवाल भित्ति से तात्पर्य परवाल भित्ति से तात्पर्य मृत परवालों, मृत परवाल पॉलिप, तात्पर्य मृत परवाल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन एवं संयोजन के फलस्वरूप उनके लंबवत एवं क्षैतिज, परवाल भित्ति से तात्पर्य मृत परवाल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन एवं संयोजन के फलस्वरूप उनके लंबवत एवं क्षैतिज अवस्थिति से है। अवस्थिति से है, ये छोटा सा हमारा ये एक परिचय हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे परवाल पॉलिप का मुख्य भोजन कैल्शियम होता है। मुख्य भोजन कैल्शियम होता है, आता है। इनके शरीर में कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता होती है।
मृत परवालों के अस्थियों के निरंतर जमाव से भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति निर्माण प्रक्रिया माने परवाल भित्ति निर्माण प्रक्रिया समुद्र तल माने सी लेवल तल तक जारी रहता है। ठीक है, समुद्र तल तक जारी रहता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा, आपको देख लेना है क्या आपकी आवश्यकता है, उसके अनुसार इसको हम प्रयोग करेंगे। तो ये परिचय हो गया, बहुत ही आसान टॉपिक है कोरल पॉलिप, विद सीरीज प्रेजेंटेशन को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं आपका अनुकूल दशाओं के बारे में। तो आइए बात करते हैं अनुकूल दशाओं के बारे में। परवाल भित्ति की उत्पत्ति की अनुकूल दशाएं। परवाल भित्ति के उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं। परवाल भित्ति के उत्पत्ति के लिए अनुकूल या परवाल भित्ति की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं। ठीक है, तो परवाल भित्ति के अनुकूल के लिए अनुकूल जो दशाएं होती है या आवश्यक दशाएं जो होती हैं वो क्या क्या है। तो पहला हमारा हो जाता है, कुछ लिख लेते हैं। पहला हमारा हो गया इसमें तापमान क्या होना चाहिए। दूसरा हमारा है लवणता कितनी होनी चाहिए। तीसरा ये है गहराई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, समुद्री चबूतरा की गहराई, इसको लिख देते हैं यहाँ पे है। समुद्री चबूतरे की गहराई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, गहराई कितनी होनी चाहिए। लौटता होगा समुद्री क्षेत्र की प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। इसके बाद फिफ्थ हो गया जल की प्रकृति। जल की प्रकृति। इसके बाद है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं। अब बारी बारी से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो तापमान इसके लिए किस प्रकार का होना आवश्यक है। तो जो कोरल पॉलिप होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए अनुकूल दशाएं जो होती है, तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक। 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच इनके लिए अनुकूल होती है तापमान। लवणता की जब हम बात करते हैं तो इनके लिए लवणता जो है वो 30 से लेकर 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता इनके लिए अनुकूल होती है। ठीक है, इसके कम भी इनके लिए अनुकूल नहीं होता है और इनसे ज्यादा है तब भी इनके लिए अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, समुद्री चबूतरे की जो गहराई है, समुद्री चबूतरे की गहराई जहां तक बात है, तो ये मान के चलिए कि आपका 100 मीटर से अधिक गहरा, मैक्सिमम जो है 100 मीटर होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद प्रकाश जो है 66 से 77 मीटर के बीच, मतलब मान के चले कि 70 का 80 मीटर के आसपास तक जो है प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। प्रकाश जो है, प्रकाश जहां तक ये पहुंचता है वो कितना होना चाहिए, 80 मीटर। ठीक है, वैसे फोटिक जोन जो है इससे अधिक होता है, लेकिन इनके लिए क्या है 80 मीटर, जहां पर प्रकाश का वह भाग जहां पर कि 80 मीटर प्रकाश, समुद्र के प्रकाशमान भाग का वह लेयर जो 80 मीटर से ऊपर है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, कुल मिलाकर के समुद्री नितल से 80 मीटर की गहराई वाले भाग इनके लिए अनुकूल होते हैं, जहां सूर्य की प्रकिरणें पहुंचती हैं। ठीक है, इसके बाद जल की प्रकृति की जहां तक बात है तो इनके लिए स्वच्छ जल अनुकूल होता है, स्वच्छ जल अनुकूल होता है, अनुकूल होता है। साथ में लिखिएगा, परंतु नदियों के मुहाने, नदियों के मुहाने मुहाने इनकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल नहीं होती है। क्योंकि नदियों के अवसाद युक्त जल, क्योंकि नदियों के अवसाद युक्त जल प्रवाल मुख को बंद कर देते हैं। मुख को बंद कर देते हैं। अतः प्रवाल मृत होने लगते हैं। अतः प्रवाल मृत होने लगते हैं। अतः प्रवाल मृत होने लगते हैं। जल की प्रकृति हो गया। ठीक है, अब समुद्री हाँ ठीक है, ये होते हैं। अब देखिए, अब समुद्री धारा की बात है। समुद्री धारा में क्या लिखेंगे, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, मुझे लगता है कि आपको इसको चीज को आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब बात करते हैं समुद्री धारा के बारे में, जो यहां पर था समुद्री धारा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले नेक्स्ट पेज पे। प्रकाश वाला भाग हो गया, इसी में लिखते हैं समुद्री धारा। 6 नंबर हमारा जो था क्या है, समुद्री धारा। देखिए, जहां पर जिन समुद्री धाराओं की गति मध्यम होती है, मध्यम गति, ये अनुकूल होते हैं। अनुकूल होते हैं। क्यों अनुकूल होते हैं? क्योंकि इनके द्वारा खनिज लवणों का निरंतर आपूर्ति होते रहता। खनिज लवण निरंतर, खनिज लवणों की निरंतर आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जब धारा की गति तीव्र होती है, तीव्र गति, तो यह जो होते हैं प्रतिकूल होते हैं कोरल पॉलिप के विकास के लिए, यानी प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए तीव्र गति जो होता है क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्योंकि खनिज लवणकों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरित करते हैं, और मध्यम होती है तो निरंतर आपूर्ति होते रहती है। ये लाते तो है लेकिन वो तेजी से वहां से निकल जाता है, जिसका कि कोरल पॉलिप उपयोग नहीं कर पाते। और जानते हैं कि कोरल पॉलिप से ही प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये हमारा हो गया समुद्री धारा। तो ये चीजों को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो है बात ये देखते हैं कि इसके बाद जो है
6 हो गया, ये सारा चीज हो गया। बस सिर्फ ये देखना है कि यही कारण है कि जो ये अनुकूल जो दशाएं हैं 20 से 22 तापमान और लवणता, इन्हीं के कारण जो होते हैं ये प्रायः जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इन दोनों क्वालिटी के कारण ही यह प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। ठीक है, अब जो है अन्य में बात करते हैं। 6 में 7th नंबर बात करते हैं। 7th में यह है कि मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप भी परवाल भित्ति के उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में जैसे कि समुद्र के किनारे, क्योंकि ये समुद्र के किनारे वाले भाग में जो आइलैंड है उसके किनारे या महाद्वीप के किनारे ही पाए जाते हैं, तो किससे प्रभावित करते हैं? अगर आइलैंड द्वीप है, द्वीप के द्वीपीय जो देश है, अगर उसके तटीय भाग में, या महाद्वीपीय देश है उसके तटीय भाग में अगर कोई औद्योगिक क्रियाकलाप हो रहा है, औद्योगिक क्रियाकलाप या नगरीकरण बहुत अधिक है, नगरीकरण बहुत अधिक है, इसके बाद जो है घरेलू उत्पाद का निष्कर्षण समुद्र में किया जाता है, माने बहिस्राव से, घरेलू उत्पाद का बहिस्राव या घरेलू जो हमारे पदार्थ है, अगर उनका हम निस्तारण अगर जलीय भाग में करते, समुद्री भाग में, उसके परिणाम स्वरूप ये जो औद्योगिक, ये जो मानवीय गतिविधियां है तटीय भागों में, इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? वो परवाल क्या होते हैं? वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है 8 नंबर पे जो है हमारा, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग 9 में हमारा हो जाएगा एल नीनो। एल नीनो, बहुत आवाज कर रहे हो यार। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में जो है, ग्लोबल वार्मिंग में देखिए समुद्र, कहा जाता है कि अगर समुद्र के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, समुद्र का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप परवाल का विकास यानी उत्पत्ति, परवाल का विकास नहीं, परवाल की उत्पत्ति एवं विकास, परवाल की उत्पत्ति एवं विकास प्रभावित होता है। परवाल की उत्पत्ति एवं विकास प्रभावित है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप परवाल की उत्पत्ति एवं विकास प्रभावित होता है, क्योंकि समुद्र का तापमान जो है निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, समुद्र का तापमान क्या होता है? निरंतर बढ़ रहा है, और कहा जाता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है समुद्री जल का, तो उसमें उत्पत्ति और विकास प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि परवाल के उत्पत्ति का सीधा संबंध जो होता है वो एल्गी से होता है। किससे होता है? एल्गी से होता है। और एल्गी जो होते हैं वो झुलसने लगते हैं। बात करें कोरल ब्लीचिंग वाला टॉपिक में, अभी यहाँ नहीं बात करूंगा मैं, तो झुलसने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो जब एल्गी मरने लगते हैं, और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरल पॉलिप से, एल्गी और कोरल पॉलिप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अगर एल्गी मरने लगते हैं तो कोरल पॉलिप भी मरने लगते हैं, और जब कोरल पॉलिप मरने लगेंगे, इसका मतलब कि कोरल विकास के अनुकूल जगह वह है नहीं। तो जब अनुकूल जगह वहां पे होगा नहीं, इसका मतलब कि वहां पर कोरल भित्ति भी का निर्माण भी प्रभावित हो जाएगा। एल नीनो,
एलिनो जैसा कि हम जानते हैं, एलिनो जो है दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से यानी प्रशांत महासागर पूर्वी तट से उत्पन्न होती है और यहाँ से पूर्वी भाग, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से के सहारे ये उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के बाद प्रशांत महासागर में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए हिंद महासागर प्रवेश कर जाती है। एलिनो के परिणाम स्वरूप सागरीय जल का तापमान जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जल का तापमान, मतलब जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जलधारा है वहां का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और 1998 ईस्वी में जो अब तक का सबसे अधिक टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था वह 98 ईस्वी के एलिनो के प्रभाव से, 98 ईस्वी में एलिनो जो आया था उसका तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक ज्यादा था, 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ गया था। तो जब ये औसत तापमान जो है समुद्र का उसमें 60 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान बढ़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जब ये एलिनो जिस एरिया से होकर गुजरेगा वहां जो भी प्रवाल होंगे, कोरल पॉलिप होंगे, वो सब के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लीच कर जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि एल्गी मरेंगे, एल्गी मरने के स्वाभाविक रूप से कोरल भी प्रभावित होने लगते हैं। और ऐसे भी तापमान अगर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो जो भित्ति है, भित्ति भी धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगती है। चूना जो होता है वो अधिक तापमान पर क्या होता है, वो घुलने लगता है। तो एलिनो के परिणाम स्वरूप एल्गी भी प्रभावित होता है, एल्गी प्रभावित होने से कोरल पॉलिप भी प्रभावित होने लगते हैं और साथ ही तापमान अधिक होने से जो हमारा रीफ है वो भी क्या होता है, घुलने लगता है। क्योंकि अधिक तापमान पर चूना क्या होता है, वो घुलने लगता है और ये भित्ति जो है प्रभावित होने लगती है, घुलने लगती है। तो ये था अनुकूल दशाएं। अनुकूल दशाओं के एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तापमान इसके लिए कितना चाहिए, तापमान इसके लिए हमें 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जो कि यहाँ दिया हुआ 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। लवणता 30 से 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम चाहिए। समुद्री चबूतरे की गहराई अधिकतम 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रकाश की किरणें जहां इसे जाने के तो 200 मीटर तक पहुंचती है वो फोटिक जोन होता है, 200 मीटर तक क्या होता है, फोटिक जोन होता है। लेकिन प्रकाश की किरणें अगर 80 मीटर तक, फोटिक जोन का वह भाग जो 80 मीटर के अंदर आता है वहां पर इनके लिए अनुकूल होता है। जल की प्रकृति, जल स्वच्छ जल होना चाहिए, स्वच्छ जल के अनुकूल होता है। लेकिन स्वच्छ जल का मतलब सिर्फ नदी के जल से नहीं है, स्वच्छ जल का मतलब उससे किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। ठीक है, नदी के जल भी स्वच्छ नहीं होता है, उसके साथ क्या होते हैं, मीठा जरूर होता है लेकिन स्वच्छ नहीं होता है, उसके साथ अवसाद आते हैं। जब अवसाद आते हैं तो कोरल के मुख बंद हो जाते हैं, जिससे कारण वो मृत होने लगते हैं और उनके लिए विकास के लिए अनुकूल दशा भी उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जब निरंतर किसी जगह पर निरंतर अवसाद युक्त नदी का जल आते रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, सामान्य हो, तो धीरे धीरे वहां पे प्रवाल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। तो धीरे धीरे वो अपने को कंडीशन के अनुसार वो अनुकूल कर लेते हैं अपने को। समुद्री धाराओं के बारे में यह है कि अगर मध्यम गति जहां पर होती समुद्री धाराओं की, वहां पर प्रवाल पाए जाते हैं। जहां पर तीव्र गति होती है वहां पर प्रवाल के लिए प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि जो मध्यम गति की धाराएं होती हैं वो निरंतर जो है वहां पे पोषक तत्व प्राप्त होते रहता है एरिया को। लेकिन तीव्र गति की तरफ पोषक तत्व आते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाते, वो तेजी से एक जगह दूसरी जगह हस्तांतरित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो प्रतिकूल हो जाते हैं, तीव्र गति वाले। इसके बाद जो है हम बात करते हैं मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय गतिविधियों से भी कोरल पॉलिप प्रभावित होता है। अगर तटीय भाग में, समुद्र महाद्वीपीय के तटीय भाग या द्वीप के तटीय भाग में अगर मानवीय क्रियाकलाप बहुत ज्यादा होता है तो वो कोरल पॉलिप के विकास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती, क्योंकि आसपास के तटीय भाग का समुद्री जल जो है प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषित जल कोरल के लिए और न ही एल्गी के, दोनों में से किसी के लिए अनुकूल नहीं होता, तो उनका विकास बाधित हो जाता है। और कोरल मानवीय गतिविधि में टूरिज्म भी एक है, पर्यटन के परिणाम स्वरूप भी कोरल पॉलिप का विकास क्या होता है, वो प्रभावित होता है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ में, ऑस्ट्रेलिया में जो है, ठीक है, भारत में लक्षद्वीप का इधर अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ के कोरल पॉलिप के विकास क्या प्रभावित हो रहे हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, सरकार ने वहां पर टूरिज्म को लिमिटेड कर दिया है। अब है ग्लोबल वार्मिंग पर से समुद्र में तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, अब ग्लोबल वार्मिंग से एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, मैराइन एसिडिफिकेशन जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैराइन एसिडिफिकेशन।
या इसको एक्वेटिक एसिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, एक्वेटिक एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन के परिणाम स्वरूप भी जो है कोरल में घुलनशीलता बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया, और एल नीनो जिसे बात हो गई थी। ये सब अनुकूल दशाएं थी। दो टॉपिक है, सिर्फ आप टर्म याद रहेगा तो आसानी से आप लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं, अनुकूल दशाएं हो गई, अब हम बात करते हैं प्रवाल के प्रकार के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं प्रवाल प्रकार। प्रवाल के प्रकार, प्रवाल के प्रकार को हम लोग दो आधार पर विभाजित करते हैं। आधार क्या है प्रवाल प्रकार के? आधार पहला आधार है भौगोलिक अवस्थिति। पहला आधार क्या है? भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर। और दूसरा है अक्षांशीय विस्तार। जब हम भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर हम इसको चार भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं तटीय प्रवाल भीति, तटीय प्रवाल भीति। दूसरे को बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भीति, अवरोधक प्रवाल भीति। और तीसरा को बोलते हैं एटॉल। क्या हो गया? एटॉल। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फ्रिंजिंग कोरल रीफ। इसको बोलते हैं बैरियर कोरल रीफ। ठीक है, और ये तो एटॉल है ही, एटॉल, ये एटॉल। ठीक है, तो आइए हम जो जहां अक्षांशीय आधार पर जो है दो भाग अक्षांशीय आधार पर भी है। एक है 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच, और दूसरा है 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 25 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो ये इसका हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। इस आधार पर क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। अब इसमें से बारी बारी से हम लोग सबको समझते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है कोरल रीफ। ठीक है, तो आइए अब जो है हम बात करते हैं
पहला हमारा जो है प्रकार में पहले हम बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर। तो आइए देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर प्रवाल भीति। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर प्रवाल भीति। ठीक है, इसमें से पहला जो हमारा हो गया, ठीक है, उसमें था हमारा पहला था तटीय प्रवाल भीति। तटीय तटीय प्रवाल भीति, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग कोरल रीफ। तटीय प्रवाल भीति, देखिए तटीय प्रवाल भीति जो है महाद्वीप के तटीय भाग या द्वीप के तटीय भाग के सहारे उत्पन्न होते हैं। महाद्वीप के तटीय भाग या द्वीप के तटीय भाग के सहारे ये उत्पन्न होते हैं। और तटीय प्रवाल भीति एवं जो तटीय प्रवाल भीति की खास बात ये होती है कि कभी कभी महाद्वीप, पहले इसको बताने से पहले बढ़िया कि मैं बना दूं पहले, देखिए तटीय प्रवाल भीति की दो स्थितियां होती हैं, मैं बता दे रहा हूं। एक स्थिति 1 या इसको भी बोल सकते हैं केस फर्स्ट। सेकंड है केस सेकंड। देखिए पहले बता दूं, बना दूं, उसके बाद बताऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा हो गया सी लेवल। अब ये देखिए